नमस्कार। अद्वैत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे महान एथलीट के बारे में बताऊंगा जिसने अपने जीवन में ओलंपिक जैसे इवेंट में 14 स्वर्ण पदक जीते हैं। और हाँ, वह एथलीट भारत का ही है, जिसे पूरी दुनिया में एक लेजेंड के रूप में देखा जाता है, पर अपने ही देश में वो अनजान है। तो शुरू करते हैं कहानी राजीव बग्गा की। 6 अप्रैल 1967 को ब्रिगेडियर बग्गा के घर उनकी तीसरी संतान का जन्म होता है। परिवार उसका नाम राजीव रखता है। परिवार उसके उज्जवल भविष्य कामना कर ही रहा होता है कि शुरुआती 11 महीने में ही ये डायग्नोज होता है कि राजीव डेफ म्यूट है, मतलब कि वो बोल और सुन नहीं सकते। ब्रिगेडियर बग्गा लगभग कई सारे आर्मी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, किंतु कोई फायदा नहीं। ब्रिगेडियर बग्गा चूंकि आर्मी में थे, इसलिए ट्रांसफर्स होना उनके लिए नॉर्मल था। दिल्ली में राजीव की शिक्षा ग्राफ्स, डायग्राम्स और चार्ट्स के माध्यम से चल ही रही थी कि उसी समय एक आर्मी सर्जन आकर ब्रिगेडियर बग्गा को बताते हैं कि मुंबई में एक स्पेशल डेफ म्यूट बच्चों का स्कूल है जो कि काफी रेप्यूटेड है। ब्रिगेडियर बग्गा को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने तुरंत मुंबई में ट्रांसफर के लिए अर्जी लगा दी और आर्मी में उनकी अर्जी को स्वीकृति मिल जाती है। पूरा परिवार मुंबई ट्रांसफर हो जाता है। मुंबई में राजीव की शिक्षा शुरू होती है। राजीव हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठा करते ताकि वो टीचर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर सकें और समझ सकें। वो हमेशा क्लास में टॉप 5 में रहा करते थे। किंतु एक अलग ही एस्पेक्ट जो राजीव का सामने आया वो था स्पोर्ट्स। किस्मत से राजीव का घर एक आर्मी स्पोर्ट्स क्लब के पास में ही था। उस आर्मी स्पोर्ट्स क्लब में स्क्वैश, टेनिस, बैडमिंटन और भी कई सारे स्पोर्ट्स हुआ करते थे। राजीव ने लगभग हर एक स्पोर्ट्स में अपना हाथ आजमाया और हर एक कोच चाहते थे कि राजीव उनका स्पोर्ट्स प्रोफेशनली चुने। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजीव के अंदर नेचुरल स्पोर्ट्स की एबिलिटीज थी, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन, एजिलिटी, फुटवर्क और फिजिक। ये पांचों चीजें उनके अंदर काफी अच्छी थी, नेचुरल थी। 12 वर्ष की आयु में राजीव ने स्क्वैश खेलना शुरू करा। कुछ ही समय में तेजी से ग्रो करते हुए राजीव ने लोकल टूर्नामेंट जीतना शुरू कर दिए। 15 वर्ष की आयु में राजीव जयपुर में नेशनल चैंपियन बने, मतलब कि पूरे भारत में नंबर 1। किंतु राजीव के साथ स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। परेशानी ये थी कि रेफरी स्क्वैश के एरिया के बाहर बैठा करते थे और ग्लास के थिक होने की वजह से, ग्लास के मोटे होने की वजह से राजीव उनकी लिप रीडिंग नहीं कर सकते थे, जिससे कि वो स्कोर्स को कैच नहीं कर पाते थे। नेशनल्स के दौरान ब्रिगेडियर बग्गा राजीव के साथ गए थे और वो ग्लास के पास खड़े होकर धीरे धीरे स्कोर्स को मम्बल करा करते थे ताकि राजीव स्कोर्स को पकड़ पाए और कैच करके उसे समझ पाए। किंतु इससे एक बात समझ में आ गई थी कि इस प्रकार राजीव आगे नहीं बढ़ सकते थे। दूसरी चीज ये भी थी कि अपोनेंट कभी भी इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा सकता था। 15 वर्ष के राजीव ने अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर डिस्कस किया और डिसीजन लिया कि अब वो स्क्वैश और नहीं खेलेंगे। उन सब ने मिलकर और खास तौर से राजीव ने जो डिसीजन लिया वो था बैडमिंटन। बैडमिंटन को लेकर राजीव का कहना यह था कि इसमें जो रेफरी बैठते हैं वो दोनों साइड्स में बैठते हैं, जिससे कि राजीव उनकी आसानी से लिप रीडिंग कर सकते थे। और दूसरी जो चीज थी वो ये थी, एरिया छोटा होने की वजह से, बैडमिंटन कोर्ट का एरिया छोटा होने की वजह से वो अपोनेंट की आंखों में दिख सकते थे, जिससे कि आने वाले शॉट को वो प्रिडिक्ट कर सकते थे कि वो कौन सा होने वाला है और कहां पे हिट करने वाला है। तो अब जो स्पोर्ट जिस पे राजीव की फैमिली और राजीव फोकस करने वाले थे वो था बैडमिंटन। तो अब डिसाइड हो चुका था कि राजीव बैडमिंटन खेलेंगे और इसी डिसीजन के साथ एक नई खोज की शुरुआत हुई और वो खोज थी एक प्रोफेशनल बैडमिंटन कोच की खोज। ब्रिगेडियर बग्गा जी ने लगभग कई जगह एक अच्छे कोच के लिए बातचीत करी और जो नाम उनके सामने आया वो था संजय शर्मा जी का। संजय शर्मा जी कोई कोच नहीं थे, बल्कि वो खुद उस समय इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर थे जो कि हिंदू जिमखाना में ट्रेनिंग किया करते थे। एक दिन ब्रिगेडियर बग्गा और राजीव दोनों संजय शर्मा जी से मिलने गए। संजय शर्मा जी ने वार्तालाप के दौरान ब्रिगेडियर बग्गा जी को बताया कि वो कोई कोच नहीं बल्कि खुद एक प्लेयर है। किंतु ब्रिगेडियर बग्गा जी उनकी सुनने को तैयार ही नहीं थे और वो बस ये चाहते थे कि वो राजीव को ट्रेन करें। आखिर में इस वार्तालाप से फ्रस्ट्रेट होकर संजय शर्मा जी ने राजीव की तरफ देखा और पूछा कि तुम बैडमिंटन क्यों खेलना चाहते हो।
स्वाभाविक तौर पे राजीव चुप रहे और मुस्कुराते रहे। संजय शर्मा जी ने फिर पूछा कि तुम बैडमिंटन क्यों खेलना चाहते हो। राजीव फिर चुप रहे और मुस्कुराते रहे। झुंझलाते हुए संजय शर्मा जी ब्रिगेडियर बग्गा जी की तरफ पलटे और उनसे पूछा, इज ही डेफ एंड डम? उत्तर में ब्रिगेडियर बग्गा जी ने उनसे कहा कि नो, ही इज नॉट डेफ एंड डम, एक्चुअली ही इज डेफ म्यूट एंड यस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। अगर आप धीरे धीरे करके बोलेंगे तो ये आपके लिप रीडिंग कर आपकी बात को समझेगा भी और अपनी भाषा में आपको उत्तर भी देगा। संजय शर्मा जी को ये बात सुनकर काफी आत्मग्लानि की फीलिंग हुई और बाप बेटे के पेशेंस और डिसेंसी को देखते हुए उन्होंने उनको एक मौका देने की सोची। उन्होंने धीरे धीरे कर राजीव के साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश करी। राजीव ने उन्हें बताया कि वो स्क्वैश में नेशनल चैंपियन है और अब वो बैडमिंटन खेलना चाहता है और उसने उनसे खुद का एक ट्रायल लेने का अवसर मांगा। संजय शर्मा जी की ट्रेनिंग तो चूंकि हो ही चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसका एक ट्रायल लिया और ट्रायल लेने के बाद संजय शर्मा जी को ये समझ में आ गया कि ये लड़का आने वाले समय का चैंपियन है और अगर हम कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिससे कि हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़का नहीं कर सकता, इसे कोई नहीं रोक सकता। संजय शर्मा जी खुद एक इंडियन प्लेयर थे, किंतु फिर भी राजीव बग्गा की एबिलिटीज को देखते हुए वो उन्हें ट्रेनिंग कराने के लिए तैयार हो गए और यहां से राजीव जी की प्रोफेशनल बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू हुई। राजीव जी ने बहुत ही तेजी से इंप्रूव करते हुए कुछ ही समय में अपने आप को महाराष्ट्र के टॉप प्लेयर्स में ला दिया और 1988 में कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का बैडमिंटन वर्ल्ड स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। न केवल इंडियन बैडमिंटन में बल्कि इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में एक जो बड़ा महत्वपूर्ण नाम है वो नाम है प्रकाश पादुकोण जी का। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटा सा इंट्रो प्रकाश पादुकोण जी का आपको देना चाहता हूं। प्रकाश पादुकोण जी की टॉप अचीवमेंट्स में आपको गिनाता हूं। प्रकाश पादुकोण जी 9 बार नेशनल चैंपियन रहे। 1978 में उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। 1980 में उन्होंने डैनिश ओपन और स्वीडिश ओपन जीता। 1980 में ही उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती और वो ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी के साथ वो पूरी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए। इसके बाद 1981 में उन्होंने कोलालमपुर में वर्ल्ड कप भी जीता। तो वो न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक थे। उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए हर व्यक्ति के दिमाग में यही था कि नेशनल चैंपियन प्रकाश पादुकोण जी ही बनेंगे। इतने हाईली एक्सपीरियंस थे, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 रहे थे और इतने टेक्निकल है, हर तरीके से परिपक्व हैं, उन्हें कौन हरा सकता है, वो नेशनल चैंपियन ही बनेंगे। पर अब उनका मैच होने वाला था राजीव बग्गा से। राजीव बग्गा हमेशा अकेले रहा करते थे क्योंकि उन्हें कम्युनिकेट करने में दिक्कत थी, वो बोलो सुन नहीं सकते थे, इसलिए वो अपने ही कोकून में रहा करते थे और यही उनके लिए फायदेमंद भी साबित हुआ। दोनों के बीच मैच हुआ और राजीव ने प्रकाश पादुकोण जी पे विजय प्राप्त करी। पूरा बैडमिंटन वर्ल्ड स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। एक नया लड़का जो कि बोल और सुन नहीं सकता, जिसे कोई नहीं जानता, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो वर्ल्ड रैंकिंग पे नंबर 1 पे रहे। प्रकाश पादुकोण जी से कैसे जीत सकता है? सब हैरान थे, स्तब्ध थे, आश्चर्यचकित थे और यही टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ राजीव बग्गा के लिए। राजीव बग्गा जब इस चीज को समझ पाए कि उन्होंने क्या कर दिया तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे चला गया और उन्हें यह महसूस हुआ कि अगर वो प्रकाश पादुकोण सर से जीत सकते हैं तो वो इस दुनिया में किसी से भी जीत सकते हैं। इसी के दौरान जो लोकल डेफ म्यूट कम्युनिटी थी उनके बीच राजीव बग्गा बड़े पॉपुलर हो गए। जैसे ही डेफ म्यूट कम्युनिटी को राजीव बग्गा के बारे में पता चला, वो सब उनके मैचेस देखने आने लगे। राजीव बग्गा उनके लिए हीरो हुआ करते थे। वो लोग ये देख के बड़े खुश हुआ करते थे कि कैसे एक डेफ म्यूट लड़का नॉर्मल लोगों को वन साइडेड डोमिनेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। 1989 में राजीव डेफ ओलंपिक्स के लिए चयनित हुए और भारत का प्रतिनिधित्व करने गए। डेफ ओलंपिक्स में करीब 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 45 कंट्रीज मतलब कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन। किंतु फाइनल्स तक राजीव ने लगभग सबको वन साइडेड डोमिनेट किया। कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो उनके अगेंस्ट 10 पॉइंट्स भी ले सका हो।
और इसके बाद राजीव ने फाइनल जीतकर भारत को स्वर्ण पदक जिताया और उसके बाद डबल्स में भी स्वर्ण पदक जिताया। डेफ म्यूट कम्युनिटी में ऐसा परफॉर्मेंस अभी तक किसी भी एथलीट ने नहीं दिया था। राजीव को एक उभरते हुए लेजेंड के रूप में देखा जाने लगा और यूरोप में उन्हें बहुत ज्यादा प्रेस अटेंशन मिला। 1989 के न्यूजीलैंड के डेफ ओलंपिक्स में कमाल के परफॉर्मेंस के बावजूद भी राजीव रुके नहीं, बल्कि वो और कड़ी मेहनत करने लगे। 1993 में बुल्गारिया के डेफ ओलंपिक्स में वो एज ए टीम लीडर जाने वाले थे। वैसे तो हर बार ब्रिगेडियर SR बग्गा जी उनके साथ जाया करते ताकि वो उनकी कम्युनिकेशन में मदद कर सके, पर इस बार राजीव जी ने उन्हें अपने साथ ले चलने के लिए मना कर दिया। उनका कहना यह था कि अगर मैं खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाऊंगा तो मेरी टीम मुझ पर कैसे भरोसा करेगी। उनके इस फैसले को लेकर उनका परिवार काफी घबराया हुआ था, किंतु राजीव की हिम्मत फिर एक बार रंग लाई और उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने सिंगल्स, डबल्स, मिक्स डबल्स और टीम इवेंट, जितने भी इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन सब में स्वर्ण पदक जीता और जितवाया। पूरे वर्ल्ड की डेफ म्यूट कम्युनिटी आश्चर्यचकित थी और उनके इस हीरोइक परफॉर्मेंस के लिए उन्हें एथलीट ऑफ द गेम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1993 की अपनी अद्भुत परफॉर्मेंस के बाद भी राजीव बग्गा जी फिर नहीं रुके और 1997 में उन्होंने फिर 3 स्वर्ण पदक जीते। इस बार न केवल वर्ल्ड की डेफ म्यूट कम्युनिटी बल्कि वर्ल्ड की सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की नजर उन पर पड़ी थी और सारे लोग इस डेफ म्यूट प्लेयर के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से प्रभावित थे। राजीव जी अभी तक 3 डेफ ओलंपिक्स में 9 स्वर्ण पदक जीत चुके थे, पर वो अभी भी रुकने वाले नहीं थे। 2001 के इटली के डेफ ओलंपिक्स में फिर से उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते और अब वो 4 ओलंपिक्स में 12 स्वर्ण पदक जीत चुके थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक, मतलब उस समय तक, ऐसा कोई भी एथलीट नहीं था जिसने किसी भी स्पोर्ट्स को इस तरीके से डोमिनेट किया था। CISS जो कि डेफ ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कराती थी और IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनकी इस महान परफॉर्मेंस को देखते हुए 1989 से 2001 तक के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें ऑफिशियली डेफ ओलंपियन ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से सम्मानित किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ओलंपिक्स जैसे इवेंट में 12 स्वर्ण पदक जीतने के बावजूद भी, डेफ ओलंपियन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड लेने के बावजूद भी राजीव बग्गा जी शांत नहीं हुए, बल्कि 2005 में ऑस्ट्रेलिया में डेफ ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने फिर 2 स्वर्ण पदक जीते और इस बार इन्हें लेजेंड एथलीट की उपाधि दी गई और एक ओपन जीप में बैठाकर पूरे स्टेडियम में घुमाते हुए इनका सम्मान किया गया। 1989 से लेकर 2005 तक राजीव बग्गा जी ने ओलंपिक्स जैसे इवेंट में 14 स्वर्ण पदक जीते थे और 16 साल तक पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 की रैंकिंग बनाए रखी, नंबर 1 की रैंकिंग। और इतना सब कुछ करने के बाद भी राजीव जी को रिटर्न में क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं, 1 रुपए की मदद नहीं। 1989 में जब राजीव जी न्यूजीलैंड से वापस आए तब उन्हें प्रधानमंत्री निवास में बुलाया गया और उनसे यह वादा किया गया कि उन्हें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राजीव जी दिल्ली में ही 5 दिन तक रुके रहे, किंतु कोई बुलावा नहीं आया और अंत में राजीव जी को मुंबई खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने राजीव बग्गा जी से वादा किया था कि अगली बार यानी 1993 के ओलंपिक्स में उन्हें बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाएगा और बहुत बड़ी राशि दी जाएगी, किंतु कुछ नहीं हुआ। इस बार राजीव बग्गा जी ने जबकि 4 स्वर्ण पदक जीते थे। इसी प्रकार 1997 में, 2001 में और 2005 में भी कुछ नहीं दिया गया। हद तो तब हो गई जब इतने सारे मेडल जीतने के बावजूद भी जब 2005 के लिए राजीव बग्गा जी ऑस्ट्रेलिया इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, तब भी उन्हें अपना खर्चा उठाने को स्वयं कहा गया। राजीव बग्गा जी ने वहां पर भी स्वयं का खर्चा उठाया और 2 स्वर्ण पदक जीते, किंतु इसी के साथ उन्होंने हाथ जोड़ लिए और अपने दिमाग में सेटअप कर दिया कि अब मैं यहां और नहीं रहूंगा। वो दिल्ली वापस आए। वापस आकर वो मुंबई गए। वहां पर जाके उन्होंने HPCL जिसमें वो जॉब करते थे यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा उनकी मदद करी थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जाकर उन्होंने उनका धन्यवाद किया और उसी के साथ अपना रेजिग्नेशन दिया और वो हमेशा के लिए इंग्लैंड चले गए। राजीव जी को पूरी दुनिया में
अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि रिस्ट ऑफ फ्यूरी, साइलेंट वॉरियर, साइलेंट वॉल्केनो, शैडो वॉरियर, द रैकेट दैट स्पीक्स, ऑन पानो हैंडीकैप और पता नहीं क्या क्या। पर अपने ही देश में वो पूरी तरह से अनजान है, कोई उनका नाम तक नहीं जानता। इस वीडियो को मैं 2 मैसेज देकर कंक्लूड करना चाहूंगा। पहला तो ये कि राजीव बग्गा जी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि ऐसे बहुत सारे पैरा एथलीट्स हैं जिन पे हमारी दृष्टि नहीं पड़ रही है, जो कि बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा अकम्प्लिश किया है, पर हम जिन पे नजर नहीं डाल रहे हैं। जैसे कि मरियप्पन तंगावेलु जी, जिन्होंने 2016 में रियो में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था। देवेंद्र झाझरिया जी, जिन्होंने 2004 में और 2016 में एथेंस में और रियो में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। या राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 2004 में एथेंस में पैरालंपिक्स में पावर लिफ्टिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। यह लोग भी वही सम्मान डिजर्व करते हैं जो कि बाकी के क्रिकेटर्स या बाकी के सेलिब्रिटीज डिजर्व करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इनको लाइमलाइट नहीं मिल पाई। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की या मीडिया की बुराई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं यहाँ हमारी सोच की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी जैसे कि मैं बोल रहा था कि डेफ ओलंपिक्स, तो कई लोगों के दिमाग में यह आएगा, अच्छा डेफ ओलंपिक्स में वो तो आसान होता है। मेरे भाई, अगर किसी कंपटीशन में 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसका मतलब कि उसमें बहुत भारी कंपटीशन है। और दूसरी बात, हम आपस में इनको कंपेयर कर ही क्यों रहे हैं? जो मेल है वो मेल में compete करेगा, जो फीमेल है वो फीमेल में compete करेगी, जो पैरा एथलीट्स है वो पैरा एथलीट्स के कंपटीशन में compete करेंगे, जो डेफ म्यूट है वो डेफ म्यूट के कंपटीशन में compete करेंगे। हम आपस में कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं? डिसेबिलिटी इनकी फिजिकल है या हमारी मेंटल है? मेरा बस आपको इतना ही हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि अगली बार जब भी आप किसी पैरा एथलीट के बारे में सुने तो उसे वही रिस्पेक्ट कर दें जो कि आप किसी सेलिब्रिटी को देते हैं या किसी क्रिकेटर को देते हैं। दूसरा जो मेरा मैसेज है वो है भारत में रहने वाले 3 से 4 करोड़ डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए। आप लोग फिजिकली डिसेबल नहीं हो, आप लोग डिफरेंटली एबल्ड हो। स्वयं राष्ट्रवक्र जी भी 8 जगह से विकृत थे, किंतु राजा जनक जैसे लोग भी उनके शिष्य थे। या अभी वर्तमान में देख लें तो जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी भी देख नहीं सकते, किंतु पद्म विभूषण हैं और दुनिया उनके ज्ञान से अवगत है। मेरा बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप लोग फिजिकली डिसेबल नहीं है बल्कि डिफरेंटली एबल्ड है। तो अपनी एबिलिटीज को फाइंड आउट करिए और इस समाज के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी। धन्यवाद।